हेलो फ्रेंड्स, हाउ ऑल ऑफ यू आर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। ओके, प्राचीन भारत का इतिहास टॉप एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही थंबनेल मैंने लगाया है। ओके, आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सेलेक्टेड हो। तो बस ये बात भी बिल्कुल सही है। जिसने जिस रास्ते को देखा है, मार्गदर्शन आपको वहीं से मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल आंख मूंद करके आप उन्हीं चीजों का स्टडी करते रहें विच आर बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाती रही है, आप उनका अध्ययन करते रहें। प्राचीन भारत के इतिहास को एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन दोनों मोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और पूरे कोर्स को यानी कि जीके और जीएस के जितने भी 7-8 सेक्शन हैं, उन सबों को जो है वो मैं कवर कर दूंगा। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? एमसीक्यूज के माध्यम से ही। क्यों? एमसीक्यूज के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल एग्जामिनेशंस में बैठे हुए हैं, और आपको एग्जामिनेशंस सोल्व करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। और जब एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको दूंगा, तो जो बच्चे जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो फिर से अपने आप को रिकॉल कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। और जो बच्चे नए हैं, ये बच्चे जो है वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ये क्लासेस जो मेरी होती है, इसकी विशेषता यही है कि नए बच्चे और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, इन दोनों के लिए हमारी क्लासेस जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो दोनों बच्चे जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने स्टडी को अप टू डेट करें। नए बच्चे सीखेंगे और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को अपडेट करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का सबसे पहला जो माध्यम है, पहला जो फैक्टर होता है, वो यही होता है कि आप अपने आप को कितना अपडेट कर पाते हैं। ओके, तो इसी उद्देश्य से मैं इस चैनल पे आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से जो क्लासेस प्रोवाइड होती है, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देखेंगे, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, चलिए, क्या कुछ, हाँ, प्रत्येक क्लास की शुरुआत में मैं आपको 3 चीजें जरूर बताता हूं। आपको सफलता के लिए जो है वो 3 फैक्टर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है: उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता। ये तीनों चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आपको कोई व्यक्ति उचित मार्गदर्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो उचित मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली आई एम ए सिलेक्टेड पर्सन एंड इन इंडियन रेलवेज, और इस वजह से मैं आपको चीजें वही पढ़ाता हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं। तो उचित मार्गदर्शन मैं दे रहा हूं, और मेरे जो पेप टॉक्स होते हैं, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, उससे आप में धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता स्वतः आ ही जाएगी। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स मिसगाइड ना हो, इधर उधर की बातों से बचें। चैनल बहुत सारे हैं, परंतु इस चैनल की विशेषता यही कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ओके, इससे पहले कि सेशन की हम शुरुआत करें, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर किया करें कि आप कहां से मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आपने स्कोर कितना किया। ओके, 25-26 क्वेश्चंस के सेट मैं लेकर के आता हूं, 25 लगभग। परंतु जब उसकी लंबी एक्सप्लेनेशन देता हूं तो क्वेश्चंस को कोरिलेट करता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से लगभग बन जाते हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस आप मेरी प्रत्येक क्लास में कर रहे हैं। प्राचीन भारत की सीरीज अभी आती रहेगी, इसके बाद मेडिवल इंडिया, और इसके बाद मॉडर्न इंडिया। ये सारे इतिहास के जितने भी सेक्शन से मैं सबको कवर कर लूंगा। तो आप यहाँ से पढ़ाई करते रहें। मेरा ये दावा है कि आप यहाँ से जब पढ़ लेंगे तो आपके सारे जो है वो टर्म एंड कंडीशन, मतलब हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे, वहां से फिर कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है भाई? व्हाट अदर नेम इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन? तो इसे जो है वो हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा कल्चर। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा क्रमशः 1921 और 1922 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक जो है वो 2 शहरों का जो है वो इन्होंने खोज किया।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक विकसित शहर जो है वो हड़प्पा, और इसलिए जो है वो इसे हड़प्पा की संस्कृति भी कहते हैं। बिल्कुल इनिशियल से मैं लेकर, और सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत ही यूनिक। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार आप एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चंस को देखते हैं। स्थानीय भाषा में इसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। ओके, तो इन सब चीजों को जो है वो हम रिकॉल करते चलेंगे और देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख लिपि प्रकार क्या था? व्हाट वाज द मेन स्क्रिप्ट टाइप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? यहाँ जो है वो पिक्टोग्राफी चलती है। ओके, यहाँ की लिपि जो है वो चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि। पिक्चर्स के द्वारा जो है वो यहाँ लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते थे उस जमाने में। सिंधु लिपि मुख्यतः चित्रलिपि थी, इसमें चित्रात्मक चिन्ह पाए जाते हैं। ओके, अभी तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, इसे पढ़ने में विद्वानों को जो है वो सफलता नहीं मिली है फ्रेंड्स। वैदिक काल में सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा जाता था? व्हाट रीजन इज रेफर टू एज सप्त सिंधु इन वैदिक टेक्स्ट? ये जो है पंजाब का क्षेत्र है, वर्तमान का पंजाब। उस समय वैदिक युग में जो है वो इसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते थे। ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु 7 नदियों का क्षेत्र था। इन 7 नदियों का नाम जो है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कभी न कभी एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूंगा। वैदिक काल का मुख्य धर्म कौन था? व्हाट वाज द प्राइमरी रिलीजन ऑफ द वैदिक एज? ये जो है वैदिक आर्य जो है ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। ओके, ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते थे, यानी कि अग्नि, इंद्र, वरुण इत्यादि। आज भी जो है वो हम सूर्य की उपासना करते हैं। प्रकृति के एक प्रकृति पूजा का ही जो है वो एक उदाहरण है। आप पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और नदियों, झरनों, तालाबों की पूजा करने लगते हैं। तो यानी कि हम जो वैदिक आर्य हैं, मतलब वैदिक आर्य उन्हीं की संतान तो हैं। तो यही चीजें जो है वो आज भी आप देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी वेदास आर देयर इन टोटल? ये जो है वो 4 वेद हैं। चारों वेदों के नाम जो है वो क्या क्या है आप देख सकते हैं। ये चारों वेद इस तरह प्रकार से हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके, थर्ड जो है एक्चुअली ये 1, 2, ये 4th नंबर पे है अथर्ववेद, और ये 3 नंबर का जो है वेद है आपका यजुर्वेद। ओके, तो आपने याद रखेंगे 1, 2 तीसरे नंबर की, और ये लास्ट 4th नंबर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। बाद में हम उन्हें देखेंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ये जो है ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र, और इसके ऋषि जो है वो विश्वामित्र हैं। ओके, गायत्री मंत्र के ऋषि। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के मंडल 3 में है। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशंस में कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये मंडल 3 में, और ऋषि जो है वो विश्वामित्र हैं इनके। किसके? गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जो है वो जन्मदाता ऋषि विश्वामित्र ही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म? ये हैं महावीर स्वामी 24वें, और ये ऋषभ देव जो है वो फर्स्ट तीर्थंकर हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस यहां से राइज होते हैं। ओके, ओके, महावीर अंतिम और 24वें तीर्थंकर, उनका जन्म वैशाली में हुआ था। ये चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जामिनेशंस में उनके मदर्स एंड फादर के बारे में पूछा जाता है। बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वेयर वाज बुद्धा बोर्न? दिस इज द लुम्बिनी इन नेपाल।
ओके, कहां पे? लुम्बिनी नेपाल, कपिलवस्तु के शाक्य, ओके, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहां किया था? वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? ओके, एंड दिस इज द बोध गया इन बिहार। बोध गया में वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी का नाम क्या है? निरंजना। ओके, ओके, तो निरंजना नदी के तट पर जो है वो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अकॉर्डिंग टू महावीरा, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ अहिंसा? किसी भी जीव को मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक कष्ट न पहुंचाना है। अवॉइडिंग मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल हार्म टू एनी लिविंग बीइंग। ओके, बुद्ध के उपदेशों में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? विलासिता और कठोर तपस्या दोनों से जो है वो दूरी बना करके और मध्यम मार्ग को अपनाना। अवॉइडिंग बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एंड एक्सट्रीम एसेटिज्म। ओके फ्रेंड्स, हाँ, बुद्ध ने युवावस्था में विलासिता और बाद में कठोर तपस्या दोनों का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि दोनों ही जीवन को मुक्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। न अति भोग, न अति त्याग। अष्टांगिक मार्ग जो है वो इसी मध्यम मार्ग का व्यवहारिक रूप है। ओके, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बुद्ध को एक ईश्वर के समान जो है वो मानती है? विच ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर्स बुद्धा इन ए डिवाइन फॉर्म? यह है महायान शाखा। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बाद में विभाजित होकर के हो गई, एक महायान और दूसरा हीनयान। ओके, थेरवाद और वज्रयान भी जो है वो हीनयान, महायान, वज्रयान तीन, और बाद में जो है वो थेरवाद का भी उदय हुआ। ओके, महायान बौद्ध परंपरा में बुद्ध को अवतार, अलौकिक अस्तित्व, बौद्धिस्मों के रूप में जो है वो माना जाता है, और पूजा पाठ, भक्ति तथा प्रतिमाओं का विकास इसी परंपरा में हुआ। हीनयान बुद्ध का महान शिक्षक मानता था, ईश्वर नहीं मानता था। ओके, महायान की यह भक्ति प्रधान प्रवृत्ति जो है वो आगे चल करके एशिया में जो है वो व्यापक रूप से फैल गई। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जो दोनों शाखाएं हैं हीनयान और महायान, ये क्या क्या है। ओके, त्रिरत्न, व्हाट आर द थ्री ज्वेल्स, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये जो है वो जैनियों के त्रिरत्न हैं। महावीर स्वामी का उपदेश जैन दर्शन का संपूर्ण मार्ग त्रिरत्नों पर आधारित। सम्यक दर्शन का मतलब सत्य में श्रद्धा, सम्यक ज्ञान बिना विकृति के यथार्थ ज्ञान, और सम्यक चरित्र व्रतों का पालन। महावीर ने कहा कि केवल इन तीनों के संतुलन से ही मोक्ष संभव है। तो ये छोटा सा उदाहरण जैन धर्म की परंपरा का। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म क्यों अपनाया? व्हाई डिड चंद्रगुप्त मौर्य एडॉप्ट जैनिज्म? क्यों? शांतिपूर्ण जीवन और त्याग से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंसिंग बाय नॉन वायलेंस एंड रिनंसिएशन से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंत में एक आचार्य थे जैन धर्म के, भद्रबाहु। इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और बार बार जो है एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है, ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठ रहे हो, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर्स के बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और कहां का? उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ओके उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया। यह दर्शाता है कि जैन धर्म का प्रभाव राजाओं पर भी गहरा था। ये सारे क्वेश्चंस यहां से राइज हो रहे हैं, आप इनको अंडरमाइन करें। अशोक के शिलालेखों में अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? इन विच स्क्रिप्ट आर अशोकास एडिक्ट्स रिटेन? ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में जो है वो लिखे गए हैं। ओके,
अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ओके, ये भी क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उत्तर पश्चिम में कुछ शिलालेख खरोष्टी में हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, इसके अनुसार यह भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय की विविध भाषिक परंपराओं को दर्शाता है। ओके, आप देख रहे हैं इस खूबसूरती को, एमसीक्यूज और एमसीक्यू के साथ साथ एक्सप्लेनेशन और क्लासेस लंबी होती हुई, लेकिन आपको जो है वो बिल्कुल डटे हुए रहना है। आई अस्यूम यू दैट अगर आपने इस क्लास को पूरी तरह से देखा और इफ यू फॉलोज दिस चैनल, तो आपको और किसी क्लास पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। डोंट स्काइप हिदर एंड दिदर। जो ऑथेंटिक चीजें दी जा रही हैं इस चैनल के माध्यम से, वहां से पढ़ते रहें। और मैं जीके जीएस के जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सबों को कवर करूंगा। अभी इतिहास की शुरुआत मैंने कर दी है। हाँ, सारे प्लेलिस्ट में इस चैनल पे बना करके डाल दिया हूं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, आप वहां से जाकर के अभी जो रेलवे के एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं ग्रुप डी के, तो उसके प्लेलिस्ट दिया हूं। एनटीपीसी का प्लेलिस्ट दे दिया हूं, और जितने भी और भी क्लासेस आएंगी उनका प्लेलिस्ट बना करके दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के आसानी से उन्हें सर्च करके देखेंगे। मौर्य प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था? ओके, ये अमात्य है। ओके, अमात्य ये क्या होते थे? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो है वो ऑफिसर्स होते थे, अधिकारी। ओके, कौन से अधिकारी होते थे ये? मौर्य प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित, कौटिल्य के अनुसार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है वो अमात्य वो अधिकारी थे जो क्या करते थे? शासन का संचालन करते थे, टैक्स संग्रह करते थे, न्याय करते थे, व्यापार का नियमन करते थे, इत्यादि क्षेत्रों में कार्य करते थे। ये आधुनिक अर्थ में मंत्रालय स्तर के अधिकारी होते थे। ओके, क्यों, कैसी लगी ये क्लास? आई होप आपको ये क्लास बड़े ही अच्छे लगते हैं, और ये नए कलेवर में मैं आपको ये क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वो भी यहाँ पे एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि आपकी नॉलेज कैसे डेवलप हो रही है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? हु ऑथर्ड द अर्थशास्त्र? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ये जो है वो अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक ग्रंथ, सिर्फ राजनीति पे ही नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों को जो है वो ये ग्रंथ कवर करता है। यह राज्य प्रशासन, कर, सेना, गुप्तचर, कूटनीति सभी क्षेत्रों को विस्तार से बताता है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में भी मदद की थी। ओके, यानी कि यो कहे कि जो चंद्रगुप्त के मेंटर थे वो कौटिल्य ही थे, और नंद वंश को जो है वो खत्म करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने ये ठाना था कि हमें नंदों को जो है वो उखाड़ फेंकना है। तो चंद्रगुप्त के माध्यम से उन्होंने ऐसा करने में सफलता हासिल की थी। ओके, धम्म नीति का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ अशोकास धम्म पॉलिसी? क्या था? नैतिक जीवन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग मॉरल एंड एथिकल लिविंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए देखते हैं कुछ धम्म नीति की बातें। ओके, ये तो नॉर्मल। प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? द अर्ली वैदिक इकोनॉमी वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन किस चीज पर? पशुपालन। ओके, पैस्टोरलिज्म। ट्रेड पर नहीं, एग्रीकल्चर पे नहीं, मेटलर्जी पे भी नहीं, पशुपालन जो है वो आर्यों का जो है वो आजीविका का मुख्य स्रोत हुआ करता था। तो आप इसे देखेंगे। हाँ, ऋग्वेदीय समाज जो है वो मुख्यतः घुमंतु और पशुपालक थे। ये गोदान, गोत्र, गोपथ जैसे शब्द बताते हैं कि गायें संपत्ति का मुख्य प्रतीक थी, और बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है वो अधिक महत्वपूर्ण बन गई, और बाद में जो है वो उद्योगों का भी विकास धीरे धीरे हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, पशुपालन आपने पढ़ा ही। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? विच मेटल बिकेम मोस्ट इंपोर्टेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड?
ये है लोहा, आयरन। लोहा से आर्यों का लगाव बहुत ज्यादा, क्योंकि वीपन्स जो है वो लोहे से ही बनते थे, और आर्य जो है वो एक लड़ाकू प्रजाति और युद्धों में जो है वो हमेशा रत रहने वाली जो है वो एक प्रजाति थी। और यही वो वजह है कि आर्यों के लिए लोहे का होना परम आवश्यक था, और लौह एस के नाम से लोहे को उस जमाने में जाना जाता था। इस काल में कृष्ण अयस आयरन को व्यापक उपयोग जो है होना शुरू हुआ। लोहे की खोज और उपयोग शुरू, कृषि उपकरण विकसित, जंगल साफ हुए, गंगा घाटी में बसावट बढ़ी। इससे समाज अधिक स्थायी और कृषि आधारित होना शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? ओके, डबल टाइप्ड। तो आप ये देखें, जनपद शब्द का प्राचीन अर्थ क्या है? व्हाट इज द एंशिएंट मीनिंग ऑफ द टर्म जनपद? क्या जनजातियों का बसाया हुआ क्षेत्र, टेरिटरी ऑक्युपाइड बाय अ ट्राइब। ओके, ये जो है वो जनपद का शाब्दिक अर्थ और प्राचीन अर्थ जो है वो भी होता है। ओके, वेदों में जन को जो है वो क्या कहा जाता था? जनजाति के रूप में हम जानते थे। जनपद अर्थात जहां जन रहते थे, यानी जनजातीय क्षेत्रों का स्थायी विकास। बाद में यही बड़े राज्यों में परिवर्तित भी हुए। ओके फ्रेंड्स, क्या देखा आपने? 25 क्वेश्चंस का ये सेट आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ। ओके, और इसी तरह से 25-25 का सेट हम लाएंगे। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, और जब इनकी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़कर के हो जाएगी लगभग 100। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी करते रहें। वंस अगेन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, और इसी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को जो है वो अप टू डेट करते हुए ऑथेंटिक मटेरियल्स जो यहाँ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। ओके, कैसी लगी क्लास आप इसे जरूर बताएंगे, और हाउ मच यू स्कोर्ड हियर, आपने कितना स्कोर किया आप जरूर बताएंगे। और बहुत सारे प्लेलिस्ट्स मैं वहां पर दे दिया हूं, बहुत सारे मॉक टेस्ट एग्जामिनेशंस, पॉइंट्स ऑफ व्यूज एग्जामिनेशंस के लिए, तो वहां से देखेंगे। अभी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट को मिलाने वाला हूं, जीके जीएस, मतलब कहने का मतलब कि जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन जो है वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो थोड़ी देर से जरूर आया हूं इस चैनल पर, मैं इस उद्देश्य के साथ आया हूं कि आप स्टूडेंट्स का अधिक से अधिक भला हो, और आप जो है वो मिसगाइड ना होते हुए और उचित मार्गदर्शन को लेते हुए और उन्हीं चीजों को पढ़े जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।